जन उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। भराड़ीसैंण में सीएम धामी ने की मॉर्निंग वॉक, दुकान पर चाय की चुस्कियों का लिया आनंद। स्थानीय जनता का जाना कुशल क्षेम, जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में की चर्चा। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में गड़बड़ी का आरोप, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने डीएम को दिया आदेश, जिलाधिकारी कार्यालय में देखी जाएगी वीडियो, एसपी सिटी को भीड़ रोकने की जिम्मेदारी। हल्द्वानी में योगा ट्रेनर ज्योति हत्याकांड का खुलासा, सेंटर मालिका का भाई ही निकला कातिल, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, अवैध संबंधों के चलते की थी हत्या। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, चमोली में भूस्खलन होने से बद्रीनाथ हाईवे बंद, स्थानीय लोगों और यात्रियों को परेशानी, राजमार्ग से मलबा हटाने का काम जारी। तो वहीं हरिद्वार में राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आगाज, जिलाधिकारी ने किया शुभारंभ, बोले प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास, 180 खिलाड़ी ले रहे भाग। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो आज सुबह गैरसैंण में मॉर्निंग वॉक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चाय की दुकान पर पहुंचकर खुद अदरक वाली टेस्टी चाय बनाई और दुकानदार भाइयों से चाय पर चर्चा कर उनसे सरकार के कामकाज का फीडबैक लिया। इस दौरान सीएम ने बड़ी विनम्रता से चाय वाले को चाय का पैसा दिया। मुख्यमंत्री आज प्रातःकाल भ्रमण के दौरान भराड़ीसैंण में चंद्र सिंह नेगी के प्रतिष्ठान पर चाय की चुस्कियों का आनंद लेने पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने उपस्थित स्थानीय जनता का कुशल क्षेम जाना और उनसे बात कर सरकार द्वारा संचालित विकास परक और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल विधानसभा सत्र के समापन के बाद भराड़ीसैंण में रुक रुक कर कुछ समय और स्थानीय जनजीवन से जुड़ने का अवसर मिलने के लिए विशेष है। गैरसैंण केवल हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी ही नहीं बल्कि एक सुंदर संभावनाओं से भरपूर पर्यटन स्थल भी है। यहाँ की मनमोहक वादियों, शुद्ध पर्वतीय हवा और शांत वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। उत्तराखंड के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने रुड़की ब्लॉक में सभी अधिकारियों, ग्राम प्रधान और बीडीसी सदस्यों की मौजूदगी में बैठक की, जिसमें मंत्री देशराज कर्णवाल ने कहा कि हरिद्वार जिले के सभी अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव में भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण शिविर लगाए जाएंगे, जिनके माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं समाज के अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचेंगी। देशराज कर्णवाल ने कहा कि प्रत्येक ब्लॉक से संबंधित अधिकारियों को कैंपों को सफल बनाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। कहा सीएम ने झवरेड़ा विधानसभा के 5 अंबेडकर पार्कों के सौंदर्यकरण के लिए आदेश दिए हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाने की कार्य योजना तैयार हुई। सभी प्रधानों ने स्वागत किया कि सरकार आपके द्वार बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम पर जो कैंप लगेंगे उसका 100% उसमें लोगों को लाभान्वित किया जाएगा, लाभार्थियों को लाया जाएगा और एक अच्छा मैसेज सरकार का जाएगा। अच्छी समस्याएं ग्राम प्रधानों ने, क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने उठाई है, उसका समुचित जवाब अधिकारियों ने दिया है, बीडीओ मैडम ने दिया है और हमारी क्योंकि बहुत ही तालीमाफ्ता ब्लॉक प्रमुख है, बहुत ही नॉलेजफुल है राहुल लुमना जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो ब्लॉक स्तर की समस्या है उनका पूरा समाधान किया जाएगा। देहरादून में राजीव गांधी की जयंती पर महिला कांग्रेस ने महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें प्रियदर्शनी उड़ान प्रोजेक्ट के तहत महिलाओं को सैनिटरी पैड वितरित किए गए। इस पहल का मकसद है महिलाओं और किशोरियों को स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। इस दौरान प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास के लिए राजीव गांधी ने हमेशा काम किया।
शर्मा जी, उन्होंने आज पूरे देश में जो महिलाओं को स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं होती हैं उसको लेके प्रियदर्शनी उड़ान जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में, उसके तहत हम लोगों ने सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन का काम आज राजीव गांधी जी की जयंती पे शुरू करा है। इसके तहत जो महिलाएं हैं जो गांव में रह रहे हैं, जो बच्चे स्कूल जा रही हैं और जो लोग सक्षम नहीं है कि वो सैनिटरी पैड खरीद सके पीरियड्स के टाइम पे, माहवारी के टाइम पे, उन लोगों के लिए एक शुरुआत ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने करी। पूरे देश में आज इस प्रोग्राम को लॉन्च करा गया और इसमें फ्री सैनिटरी पैड हम लोग प्रत्येक घर घर जाके इसको डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे। भाजपा मुख्यालय देहरादून में प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा हमेशा साफ रही है और गैरसैंण में हुए अनुपूरक बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। जोशी ने बताया कि मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री ने बार बार कांग्रेस को चर्चा के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने वार्ता करना उचित नहीं समझा। मंशा बहुत स्पष्ट थी, बहुत साफ थी। हम जिन विषयों को लेकर के गैरसैंण गए थे, हमारा अनुपूरक बजट था। हमने अनुपूरक बजट को पास कराने के लिए, उस पर चर्चा कराने के लिए कांग्रेस पार्टी को आमंत्रित किया। बार बार उनसे हमने आग्रह किया। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने वार्ता की, विधानसभा अध्यक्ष जी ने उनको बुलाया, संसदीय कार्य मंत्री जी ने उनको बुलाया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने वार्ता करना उचित नहीं समझा। तो सरकार के द्वारा प्रदेश के रक्षा और प्रदेश के हितों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने अनुपूरक बजट को पास किया। लोहाघाट मायावती सड़क पर मायावती तिराहे के पास आज दोपहर बड़ा हादसा टल गया। देवदार का विशालकाय पेड़ अचानक भरभराकर सड़क पर गिर पड़ा, जिससे मुख्य मार्ग बाधित हो गया और एक भवन को भी नुकसान पहुंचा। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना पर फायर कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर पेड़ काटकर छोटे वाहनों के लिए मार्ग खोल दिया। लोक निर्माण विभाग ने जल्द बड़े वाहनों के लिए भी रास्ता सुचारू करने की बात कही। ये अभी आधा घंटा पहले ये पेड़ गिरा। मेरी स्कूटी भी यहीं पर खड़ी थी और क्या कहते पूरी रोड बंद हो गई थी। और उसके बाद फिर फायर वालों को बताया, फायर वाले आए, फिर इन लोगों ने बड़ी मेहनत करके फिर थोड़ा बहुत स्कूटी लाइक मोटरसाइकिल लाइक के लिए बनाई रास्ता। ये यहाँ पे पहुँचे तो देखा कि काफ़ी जाम लगा हुआ था, जिसे हमने कटरों की सहायता से यूनिट द्वारा काटा और रोड को खोल दिया गया है। और बड़ी गाड़ियों के लिए थोड़ा सा ये हैवी गिल्टा होने के उससे मशीन का इंतजार हो रहा है। रुड़की के मंगलौर रोड स्थित टाटा मोटर्स शोरूम में उस समय हंगामा हो गया जब पुरकाजी के रहने वाले उपभोक्ता ने अपनी 17,30,000 की खरीदी गई गाड़ी की खराबी को लेकर धरना दे दिया। ग्राहक का कहना है कि उसकी गाड़ी करीब 20 बार खराब हो चुकी है। सर्विस सेंटर बार बार पुर्जे न होने की बात कहकर टालता है और शिकायत करने पर बदसलूकी भी करता है। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और समझा बुझाकर मामला शांत कराया। हमने अभी 8 महीने पहले एक गाड़ी ली थी, टाटा नेक्सॉन नई गाड़ी। ये इस टाटा के शोरूम के अंदर 60 दिन तो यहाँ रह चुकी है। 3 बार ये खींच के आ चुकी है रोड पे से, वहीं छोड़ आए थे, ये खींच के लेके आए और अब भी 13 दिन अब भी यहाँ रह चुकी है गाड़ी। अब इन्होंने कल हमें ये गाड़ी दी थी, उसके बाद अब भी गाड़ी सही नहीं है। ये कब गाड़ी ली थी? परसों ली थी जी ये गाड़ी हमने। नहीं, खरीदी कब थी? 9 महीने पहले। अभी आप क्या चाहते हैं, मतलब क्या मांग रहे हैं? अजी जब यहाँ लेके आते हैं, इसे छोड़ देते हैं, उसके बाद भी हमें गाड़ी सही नहीं मिलती। हमने गाड़ी ली है चलने के लिए, अब यहाँ खड़ी करने के लिए थोड़ा ही ली हमने गाड़ी हो। हमारी मांग ये है जी, हम इसमें ये नहीं कर रहे गाड़ी को, तो हम इसमें मट्टी का तेल छिड़क के आग लगाएंगे सबरी में, गाड़ी में लगाएंगे। जब नहीं होगी और क्या करेंगे इसका। ये 17 लाख रुपए की जी। क्या का 17 लाख का? फिर मैंने ये सितंबर अक्टूबर में गाड़ी ली थी जी और 800-900 किलोमीटर चली थी। ये रोड पे चलती चलती बंद, ठीक है। अब इनकी गाड़ी देख लो कि या तो ये विदाउट पीडीआई गाड़ी डिलीवर कर रही, जो ये समस्या आ रही। जब रोड पे गाड़ी चलती चलती बंद हो रही है, कुछ दुर्घटना भी हो सकती है। 9 महीने में जो है ना 70 बार में गाड़ी को यहाँ ला चुका,
कभी इसमें कुछ प्रॉब्लम, कभी इसमें कुछ प्रॉब्लम। इस काम के लिए तो मैंने गाड़ी नहीं ली थी कि मैं बार बार यहाँ लाऊंगा। अभी यहाँ कभी ये कहेगा कि 1 घंटा दे दो जी, कभी कहेगा जी। हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा पर आज किसानों और पुलिस में भिड़ंत हो गई। दरअसल किसान अपनी मांगों को लेकर देहरादून ऊर्जा भवन की ओर कूच कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। इससे किसान भड़क गए और हंगामा शुरू कर दिया। किसानों का आरोप है कि पुलिस ने बेवजह लाठी चार्ज किया, जिससे कई किसान घायल हो गए। वहीं पुलिस का कहना है कि अपील के बावजूद किसानों ने नियम तोड़े। फिलहाल किसानों को देहरादून जाने से रोक दिया गया है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। काशीपुर के कुंडेश्वरी पुलिस चौकी क्षेत्र में ग्राम ढकिया में आज अज्ञात व्यक्ति ने पूर्व प्रधान श्याम सिंह को गोली मार दी। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल पूर्व प्रधान को श्री कृष्णा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां हालत नाजुक होने पर उन्हें आगे रेफर कर दिया गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कल हमारे पास गगनदीप आए थे, 11 साढ़े 11 के बीच में आए थे हॉस्पिटल में सुबह के टाइम पे। उनके पीठ में गोली लगी थी, तो पीठ की गोली पीठ में लग के गर्दन में पहुंच गई थी, तो उनका सफलतापूर्वक कल शाम को ऑपरेशन कर दिया गया और मरीज की स्थिति अभी स्थिर है। एक दो दिन में उनको आईसीयू से बाहर रूम में शिफ्ट कर दिया गया। देखिए, ये सुबह लगभग 10 सवा 10 बजे की घटना है, जो पुलिस को सूचना मिली थी। इसमें ढकिया के पूर्व प्रधान जो श्याम सिंह जी हैं, उन पे अज्ञात हमलावरों के द्वारा फायर किया गया था, जिसमें इनको फायर इंजरी हुई है और ये अस्पताल में अभी एडमिट है। इसमें पुलिस की तत्काल टीमें गठित करके और लगाई गई हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण सुराग भी लगा है। जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध हमारे द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। बद्रीनाथ धाम में बद्रिश संयुक्त संघर्ष समिति का आंदोलन 7वें दिन भी जारी है। पंडा पंचायत समिति और बामणी माणा गांव के ग्रामीण भी इस आंदोलन में शामिल हैं। आंदोलनकारियों का आरोप है कि सरकार मनमानी कर रही है और उनकी समस्याओं को अनदेखा कर रही है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द मांगे नहीं मानी गई तो 2 दिन बाद क्रमिक धरना प्रदर्शन शुरू होगा। के तहत आज हमारा संभवतः लास्ट धरना होगा। कल लास्ट धरना होगा और परसों हमारा क्रमिक अनशन शुरू हो जाएगा। 2 और 3 दिन पश्चात हम लोग पुनः आमरण अनशन की तरफ चलेंगे। जिस दिन आमरण अनशन हमारा शुरू होगा उस दिन हम लोग पूरे मार्केट को पूरे 24 घंटे के लिए बंद करने का आह्वान करेंगे। सभी समितियों से, व्यापार सभा से, यहाँ की पब्लिक से सबका इसमें समर्थन लेंगे और आमरण अनशन पर बैठेंगे। कपाट बंद होने के पश्चात भी हम विधानसभा के अंतर्गत आमरण अनशन करेंगे। ये हमारी योजना रहेगी। साथ ही किसी दिन हम बीच में चक्का जाम का भी आह्वान करेंगे, पुतले दहन का भी आह्वान करेंगे और अनिश्चित काल के लिए हम मार्केट को बंद भी कर सकते हैं। हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती है और अगर इसके पश्चात भी हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम जेल भरो आंदोलन भी करेंगे, आत्मदाह भी करेंगे और जल समाधि की भी हमारी पूरी की पूरी योजना तैयार है। तो चलिए, वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो उत्तराखंड सरकार ने वन भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि अब उत्तराखंड सरकार जो है अतिक्रमण से बचाने के लिए बड़ा कदम उठा रही है। प्रदेश में वन भूमि की जियो फेंसिंग की जाएगी। इस तकनीक के जरिए राज्य में वन क्षेत्रों की सटीक सीमाओं की पहचान की जाएगी, जिससे स्पष्ट हो सकेगा कि कौन सी जमीन वन विभाग की है और कौन सी निजी स्वामित्व वाली। दरअसल लंबे समय से प्रदेश में वन भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतें मिलती रही हैं। धामी सरकार ने इसको गंभीरता से लेते हुए बड़ा अभियान चलाया था, जिसके तहत बड़ी मात्रा में जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर बड़ी संख्या में से जो है मुक्त कराया गया और दोबारा वन विभाग में शामिल कराया गया। जियो फेंसिंग और जीआईएस आधारित जो सर्वे ऑफ आइडेंटिफाइड बाउंड्री करना, इसके लेकर के आज चर्चा भी है, जिसमें 4 समितियां बनी हैं। तहसील स्तर पर एसडीएम के खंड डिवीजन स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में, जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में और प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, जिसमें संबंधित डीएफओ भी रहेंगे, जिसमें जिला स्तर की समिति में कंजर्वेटर रहेंगे और राज्य स्तरीय समिति में हॉप रहेंगे। और ये जो हमारा पीसीसीएफ है, लैंड एक्विजिशन, ये रहेंगे। इसमें बाकी अधिकारी जो तहसील, डीएफओ और पीडब्ल्यूडी के, जिनके माध्यम से इसमें पूरा कमेटियां बना करके इसमें जो डिवीजन वाइज इनमें सर्वे करने के बाद इसमें आगे कार्रवाई की जा सके। तो वहीं लोहाघाट सरकार के द्वारा लोहाघाट अस्पताल को उपजिला चिकित्सालय का दर्जा तो दे दिया है, जो सिर्फ कागजों तक सीमित है। अस्पताल को आज तक उपजिला चिकित्सालय की सुविधा नहीं मिल पाई है, जिस कारण मरीजों को समुचित उपचार नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें, मामले को लेकर लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने समिति अध्यक्ष विपिन गोरखा के नेतृत्व में उपजिला चिकित्सालय लोहाघाट के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सोनाली मंडल से मुलाकात कर अस्पताल की व्यवस्थाओं व समस्याओं की जानकारी ली। इस दौरान समिति ने वार्डों का निरीक्षण कर मरीजों से उपचार संबंधी जानकारी ली। संघर्ष समिति अध्यक्ष विपिन गोरखा ने बताया कि सरकार ने लोहाघाट अस्पताल को उपजिला चिकित्सालय का दर्जा बरसों पहले दे दिया, पर सुविधा आज तक नहीं दे पाई। एक्चुअल में यहाँ दिक्कतें क्या हैं, परेशानियाँ क्या हैं, तो जैसा कि मैडम ने हमें बताया कि जो सबसे बड़ी जो यहाँ कमियाँ हैं, इसको आगे तो इनका प्रमोशन तो कर दिया है, इसको जिला चिकित्सालय तो उसको बना दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सुविधाएं उस प्रकार से नहीं दी गई। अभी भी कहीं ना कहीं बेडों की दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, बिल्डिंग है नहीं। आज पर डे यहाँ 300 ओपीडी आ रही है, केस आ रहे हैं पर डे, और उसके बावजूद यहाँ रखने के लिए बेडों के लिए जगह नहीं हो पा रही है। 4th क्लास यहाँ पे है नहीं, और व्यवस्थाएं कुल मिला के जिस हिसाब से उपजिला चिकित्सालय यहाँ पे बनाया गया है, उस हिसाब से यहाँ कोई भी व्यवस्थाएं नहीं है। जो हमारा ये उच्चीकरण कह रहे थे, उच्चीकरण की कागजों में हो चुकी है व्यवस्था, परंतु अभी तक कोई सुविधाएं जमीनी स्तर पर नहीं दिख रही है यहाँ पे। तो यही चीज़ है, इसके लिए संघर्ष हमारा चलते रहेगा और जल्द से जल्द इसकी बात हम जिलाधिकारी के पास जाएंगे, बात करेंगे। इसमें जो भी सीएमओ साहब से भी बात, सब कुछ बात करने के बाद इसमें जो कार्रवाई वो कर सकते हैं, तो इसके लिए कोशिश रहेगी। बात हुई थी हमारी सीएमएस मैडम से, तो उन्होंने कहा कि उच्चीकरण तो हुआ लेकिन हमें व्यवस्थाएं नहीं मिली, क्योंकि जब स्टाफ को व्यवस्थाएं नहीं मिलेंगी, व्यवस्थाओं के हिसाब से काम होता है। आज मैं देख रहा हूँ कई दिनों से बीमारियाँ, कुछ वायरल बीमारियाँ चल रही हैं। हमारे यहाँ गायनिक भी बहुत अच्छी आई हैं, हमारे यहाँ ऑपरेशन से भी बच्चे हो रहे हैं आजकल, तो उससे संख्या बढ़ी हुई है। तो उसमें उनका एक मांग थी कि हमें नए बेड मिलें और नए ऐसे कक्ष मिलें जिनमें हम बेडों को लगा सकें। दूसरा, उन्होंने जो नए प्रपोजल दिए हैं कि एक नई बिल्डिंग का प्रपोजल जो दिया है, उस पर काम करने की बहुत जल्दी आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ 200 पर डे नई ओपीडी होती है, करीब 100-150 लोग जो पुरानी जांच किए हुए होते हैं वो रिटर्न आते हैं। कांग्रेस के विधायक काजी निजामुद्दीन के बाद अब AIMIM के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काजमी ने
भी मदरसा बोर्ड भंग करने को लेकर आपत्ति जताते हुए कहा कि उत्तराखंड की धामी सरकार का यह फैसला एक समुदाय के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि उनके इस फैसले के बाद उत्तराखंड के उन मुस्लिम बच्चों को कई तरह की सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा और उनकी पढ़ाई पर काफी असर पड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कई मुद्दों को लेकर भी कांग्रेस के नेताओं को घेरते हुए कहा कि मुसलमानों के साथ उत्तराखंड में कई तरह से प्रताड़ित करने के मामले सामने आ रहे हैं, पर उत्तराखंड का विपक्ष इन मुद्दों पर सिर्फ बयानबाजी करते रहते हैं, जबकि सड़कों पर आकर किसी तरह का विरोध जताने का काम नहीं करते। देखिए, सरकार जो धामी सरकार है उत्तराखंड के अंदर, उसका शुरू से एजेंडा यही रहा है कि एक सॉफ्ट टारगेट उन्होंने मुसलमान को रखा है। और जब भी उनकी कुछ नाकामियां होती हैं, चाहे वो प्रदेश लेवल पर जो भी आपदा के मामले में हो या कानूनी लेवल पर जो जिस तरह की आज हमारे यहाँ उत्तराखंड में जो वारदात हो रही हैं, उन सब चीज़ों को छुपाने के लिए वो एक सॉफ्ट टारगेट मुसलमान को करके कभी मदरसे के नाम पर, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, कभी 3 तलाक के नाम पर, वो सब चीज़ें गुमराह करने के लिए, लोगों को मुद्दे से हटाने के लिए किया जा रहा है। जहाँ तक नुकसान का ताल्लुक है, नुकसान तो ज़रूर, ये गरीब बच्चे जो मदरसों में पढ़ते थे, उन्हें खाना भी मिल जाता था मिड डे मील के ज़रिए से, वो उनका बंद कर दिया जाएगा। बच्चों की तालीम से उन्हें महरूम कर दिया जाएगा। राजकीय शिक्षक संघ के आह्वान पर चंपावत जिले में शिक्षकों का कार्य बहिष्कार आज तीसरे दिन भी जारी रहा। प्रोन्नति सहित विभिन्न मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार पर गए शिक्षकों ने अपने विद्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया। जिले के बेनीराम पुनेठा राजकीय इंटर कॉलेज लोहाघाट में कार्य बहिष्कार पर बैठे शिक्षकों ने कहा कि प्रदेश सरकार विभाग के आला अधिकारियों की कुचक्र नीतियों के कारण लगातार 20 वर्षों से अधिक समय से सेवा कर रहे वरिष्ठ शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा। साथ ही विभाग प्रधानाचार्यों की सीधी भर्ती कर उनके खिलाफ कुठाराघात कर रहा है, जिस कारण उन्हें आंदोलित होकर कार्य बहिष्कार करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि छात्र हित को देखते हुए सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। संगठन अपनी मांगों को पूरी होने तक कार्य बहिष्कार जारी रखेगा। लोहाघाट के प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी घनश्याम भट्ट ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षक संघ द्वारा 18 अगस्त से चॉकडाउन का कार्यक्रम था, लेकिन उन्होंने इसे कार्य बहिष्कार के रूप में परिवर्तित कर दिया, जिस कारण शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। साथ में हमारे इस शिक्षक संघ की मान्यता यहाँ पर उत्तराखंड में यहाँ पर दी गई, तब से लेकर सर हमारे इस शिक्षक जो राजकीय शिक्षक संघ है हमारा माध्यमिक का, इसमें सर आज तक जो हमारे जो विभागीय प्रोन्नतियों पर इस तरह से एक रोक लगा हुआ है कि जहाँ पर सरकार और विभाग ने इसमें रोक लगाकर विभिन्न बहाने बनाकर, जहाँ पर कि उन्होंने पदोन्नतियों में कोर्ट कचहरी और इन जो रिट याचिकाओं का एक बहाना बना करके हमारे तमाम जो प्रोन्नतियाँ हमारी रोक रखी हैं। इससे हमारा शिक्षक बड़ा क्षुब्ध है सर, और इसके कारण जो हमारा छात्र और शिक्षक हित है उस पर बहुत ही बड़ा कुठाराघात हमारी इस सरकार ने किया है और विभाग ने किया है, जो कि विभागीय अफसरों की लापरवाही से। और आज हमारा ये तमाम तरह के जो हमारे प्रमोशंस हैं, हमारी जो पदोन्नति है वो रोक रखी हैं। अगस्त से हमारे यहाँ राजकीय शिक्षक संघ के तत्वांतर्गत जो है, जो हमारे स्थायी और परमानेंट टीचर हैं वो स्ट्राइक में गए हुए हैं, जिस कारण हमारे यहाँ पठन पाठन बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दूसरी ओर अतिथि शिक्षक भी केवल अपने विषयों का ही अध्यापन कर रहे हैं, अन्य कक्षाओं का उनके द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उनकी भी अपनी कुछ मांगें पहले से चल रही थी। उन्होंने हमको नोटिस सर्व किया हुआ था कि हम अपने विषय के अलावा अन्य किसी प्रकार का सहयोग विद्यालय व्यवस्था में नहीं करेंगे, जिस कारण इस दौरान हमको अपनी कक्षा संचालन में बहुत ही दिक्कत आ रही है और बुरी तरीके से शिक्षण कार्य हमारा प्रभावित हो रहा है। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।